CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजीव शर्मा जी से और इनसे जानेंगे कि भाजपा से टिकट का अनाउंस हो गया है लोकसभा 2024 के लिए चंडीगढ़ सीट से, जिसमें संजय टंडन का नाम है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, जबकि रेस में पवन कुमार बंसल, मनीष तिवारी और HS लक्की बताए जाते हैं। टिकट किसकी झोली में जाएगी ये तो कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन संजय टंडन को टिकट मिलने के बाद जो भाजपा के लीडर हैं, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी राजीव शर्मा जी? देखिए, कांग्रेस की रणनीति इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि टिकट किसको मिली है। कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और उसकी अपनी विचारधारा है, उसके अपने कायदे कानून है और उसका अपना एक विज़न है देश की जनता के लिए और चंडीगढ़ की जनता के लिए। चंडीगढ़, जैसे कि हम कहते हैं, ये तो नेहरू के सपनों का शहर है। नेहरू जी ने चंडीगढ़ को बनाया था कि देश के बाकी सारे शहर भी इसी पैटर्न पे बने और सारा देश एक खूबसूरत शहरों का एक गुलदस्ता बन जाए। तो कांग्रेस का इस शहर के बारे में विज़न है। तो किसको टिकट मिलती है भाजपा से, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक संजय टंडन जी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री बहुत परिवारवाद की बात करते हैं। तो संजय टंडन जी भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। शायद उनको टिकट भी इसलिए मिली है, उनकी जो राजनीतिक जो उनको महत्व भी मिलता है वो उनके पिताजी के कारण मिलता है, क्योंकि वो गवर्नर भी रह चुके हैं और पंजाब में मंत्री भी रह चुके हैं। अगर मान लो चंडीगढ़ से कांग्रेस किसी नेता के बच्चे को टिकट दे दे, एक मिनट के लिए उदाहरण के तौर पे अगर मनीष बंसल को टिकट मिलती है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री चंडीगढ़ के हर गली से, हर मोहल्ले से, चंडीगढ़ के घर की छत से ये चिल्लाते कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। तो ये भाजपा की करनी और कथनी में फ़र्क है। ये बात मैं चंडीगढ़ के लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि परिवारवाद को वो पोषण देते हैं, वो फलता फूलता है उनके नीचे, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाते हैं। छोटी सी बात अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, राजनेता है, वो सारी उम्र मेहनत करता है, एक बाप सारी उम्र मेहनत करता है या माँ सारी उम्र मेहनत करती है, तो वो जो समाज में अपना स्थान पाती है, जो उसकी लेगेसी रहती है, तो उसके बच्चों को उनका हक मिलना ज़रूरी होता है। तो मैं संजय टंडन जी को टिकट मिलने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ कि उन्होंने इसको बहुत जो गलत सा मुद्दा बनाया है और उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी देश के परिवारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हर मध्यम वर्गीय परिवार को देखिए, आपने मनीष बंसल का नाम लिया, भले ही उदाहरण देने के लिए किया, कहीं ये तो नहीं बताना चाह रहे हैं कि मनीष बंसल भी यहाँ से उम्मीदवार हो सकता है? नहीं, ये नहीं है। मैंने एक उदाहरण मतलब दिया। ऐसा तो ये संकेत तो नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल संकेत नहीं है। मनीष बंसल यहाँ के दावेदार नहीं है। यहाँ के दावेदार पवन बंसल हैं और मनीष तिवारी हैं, और अपने HS लक्की ने भी यहाँ दावेदारी पेश की थी, लेकिन मेरे हिसाब से मुख्य तौर पे अभी दो नाम चल रहे हैं। मनीष बंसल कहीं भी उन्होंने अपनी इच्छा नहीं जाहिर की। मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया कि परिवारवाद आप अपने बच्चे के बारे में उदाहरण दे सकते थे या कोई और भी व्यक्ति होते तो उनके बारे में, लेकिन एक विशेष व्यक्ति का नाम लेकर उनके परिवार और बच्चे के बारे में कहते हैं तो फिर शक जाता है कि कहीं ना कहीं कोई अंदर इस तरह की खिचड़ी तो नहीं चल रही। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हो ना, मैंने उनका, मनीष बंसल जी का नाम लेते हुए मैंने सोची थी, लेकिन मुझे उस वक्त बात करते करते मुझे कोई और चेहरा नज़र नहीं आया किसी राजनीति का बेटा जो यहाँ पे सक्रिय है। तो फिर मुझे उदाहरण के तौर पे वो संजय टंडन को बीजेपी से टिकट मिल चुका है। चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से जो नाम जा रहे हैं, 2-3 नाम जा रहे हैं, उसमें से सबसे परफेक्ट कैंडिडेट आज के समय में टंडन जब सामने हो तो फिर कौन हो सकते हैं? देखिए, मैं वकील हूँ, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि जज साहब क्या फ़ैसला करेंगे। हम यही कहते हैं कि हम अपनी
बात रखेंगे और आखिरी फैसला जो है वो कोर्ट का है, कचहरी का है, जो फैसला करेंगे हमें मान्य होगा। तो यहाँ भी यही बात लागू होती है। सभी कैंडिडेट अच्छे हैं, सभी अपकमिंग है, सबके अपने अपने गुण हैं, सबके अपने अपने कमियां हैं। हर इंसान में, हर नेता में अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। आपने कहा कि वकील हैं और जज की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जज तो जनता है। टिकट देने वाले हो सकता है कि कोई हिस्सा हो, उस पार्ट हो उसका। तो ऐसे में कौन व्यक्ति होगा जो संजय टंडन के सामने में आकर के और वो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, अगर हम मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन लेते हो, हाँ, प्रश्न। पार्टी का नहीं, पर्सनल ओपिनियन लेते हो, तो मुझे लगता है कि अपने पवन बंसल काफ़ी देर से चंडीगढ़ में सक्रिय हैं और उनका अपना पर्सनल भी पैठ है चंडीगढ़ के लोगों में। अब देखिए ना, मनीष तिवारी जी दावेदार हैं, लेकिन अभी तक वो चंडीगढ़ में एक्टिव नहीं हुए हैं। तो आप वो नज़र नहीं आते आपको। तो अगर उनको नज़र आना चाहिए, तो ये हम दोनों में फ़र्क नहीं करते। हाईकमांड ने जिसको टिकट देनी है वो देनी है। लेकिन बंसल जी मेरे ख्याल 20 साल तो यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, बिल्कुल। और 6 साल चंडीगढ़ से ही वो चंडीगढ़ में रहते हुए राज्यसभा के, हालांकि पंजाब से थे वो, मेंबर रह चुके हैं। तो चंडीगढ़ के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। अब चंडीगढ़ के लोग समझते भी हैं कि बंसल जी का एक विज़न है चंडीगढ़ के लिए, एक उनकी प्लान है, एक सोच है। तो वो सोच में कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात होगी, अगर आप पैरवी भी है या उनके बारे में सोचते हैं, 2 बार जनता ने नकार भी दिया। और जितने लोगों से अभी मेरी बात हो रही थी, एक हमारे तरफ से कंपेन क्या, हमने लोगों को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की। उसमें किरण खेर के साथ साथ पवन बंसल से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखे लोग, क्योंकि जो समस्याएं तब थी उसी समस्या को हथियार बना करके भाजपा 2 बार जीत गई, लेकिन काम वहीं जस की तस है। तो ऐसी परिस्थिति में 2 बार लोगों ने नकारा है, इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं दूसरा कोई कैंडिडेट, यानी सेकेंड लाइन का जो कैंडिडेट है या नेता है वो कांग्रेस में पनपने नहीं दिया गया या पनपा नहीं, तभी आपके पास एक ही नाम है, पवन कुमार बंसल को उम्मीदवार होना चाहिए। हालांकि गलती से आपने मनीष बंसल का नाम लिया, जिनको टिकट आप कह रहे हैं दौड़ में ही नहीं, उन्हें गलती से लिया, उदाहरण देने के तौर पे लिया गया, गलती नहीं है उसमें कुछ। हाँ, मुझे ये मानने में, मैं सारे सवालों का आपका जवाब देता हूँ, मुझे ये मानने में कोई एतराज़ नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी एक इम्तिहान के दौर से गुजर रही है और उसको इतना जन समर्थन पिछले 10 साल में नहीं रहा। हालांकि अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है और जो रिपोर्ट्स हैं वो भाजपा को बहुत कम सीटें दिखा रही हैं, तो कांग्रेस का काफ़ी ग्राफ ऊपर बढ़ा है। लेकिन 2014 में और 2019 में कांग्रेस एक इम्तिहान के दौर पे गुजर रही थी, तो बहुत से नेता चुनाव हारे हैं, पवन बंसल जी भी हारे हैं, तो वो इतना ज़्यादा उनके खिलाफ नहीं जाता है। जहाँ तक आपने ये बात की है कि आज पवन बंसल जी के अलावा कोई और नेता खड़ा नहीं हो पा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, उससे मैं सहमत हूँ कि पार्टी में हमेशा 2 या 3 नेता 4 होने चाहिए। तो वो ये पार्टी के लिए मंथन करने की बात है कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी पैदा हो, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप भी पैदा हो। ये बड़े नेताओं को सोचना है और सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी इसमें बंसल जी की है कि वो खुद सेकंड थर्ड लाइन की लीडरशिप चंडीगढ़ में पैदा करे, और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर करेंगे। ऐसे ही पार्टी में देखिए, ये तो उनको फैसला करना है, लेकिन जल्दी करेंगे। आपने कहा कि टिकट के दौड़ में लक्की भी है, मनीष तिवारी भी है, सबसे यंग अभी हमें लगता है एचएस लक्की है। क्या इनको समर्थन दे करके क्या सेकंड लाइन की एक फेस है, उस फेस को इस चुनाव में बना सकते थे? भले वो जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एक फेस, जैसे पवन बंसल पहले फेस बने, उसी तरह एक फेस चुनाव के लिए हो जाता आपका, ये नहीं सोचते थे? नहीं, देखिए, जो पार्टी का जो फेस है वो सिर्फ एमपी कैंडिडेट बनना नहीं है। पार्टी में बहुत सारे नेता रहते हैं। जो प्रधान है पार्टी का, वो भी एक बहुत बड़ा फेस है पार्टी का। मैं कभी कभी तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए बजाय के एमएलए और एमपी से। तो प्रधान का फेस भी बहुत बड़ा है, तो उसको ताकत ज़्यादा देनी चाहिए उसको। लेकिन सिर्फ एमपी की टिकट के लिए, क्योंकि एमपी की टिकट एक प्रधान के जो आपने कहा कि प्रधान का फेस, प्रधान के फेस को भी बनने नहीं दिया जाता। जिस तरह से छाबड़ा जी को उतारा गया सीट कुर्सी से, जिस तरह से चावला जी को उतारा गया,
और जिस तरह से लक्की के बारे में भी सुनने को आ रहा है कि बहुत लोग ऐसे लगे हुए हैं कि कुर्सी से उतर जाएं तो ज़्यादा कुछ लोग अपने आप को संतोषजनक पाएंगे और अपनी राजनीति ठीक से चला पाएंगे। आपको भी इसकी जानकारी होगी। राजनीति में उतारता कोई नहीं है, देखते हैं। देखिए, प्रधान सारी उम्र के लिए तो रहेगा नहीं, कोई 2 साल के लिए आता है, कोई 4 साल के लिए आता है। एक दो हैं जो बहुत लंबे समय तक रहे हैं। कैंडिडेट तो 20-25 साल बन जाएंगे, लेकिन प्रधान आप एक टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकते। हाँ ठीक है, वो देखिए हर चीज़ समान नहीं होती। हर चीज़ हो सकता है कल को कैंडिडेट हर 5 साल बाद बदल जाए, प्रधान लंबा हो जाए, तो ये चीज़ तो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, ये बदलती रहती है। बदलती रहती है, आपने सही कहा। जिस तरह से बंसल जी भी बदल गए, पहले उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा 2024, कई बार पत्रकारों के सामने भी कहा था। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उनको आज चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है, रेस में जा रहे हैं, एप्लीकेशन भी लगा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है एक समय था जब वो कहते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इस तरह से नेता के बात पर कैसे लोग लेकिन अभी शायद जो मेरा अंदाज़ा है, उनको लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में बहुत सारी सीटों की ज़रूरत है, और उनको लगता है, और बहुत सारे कांग्रेस के वर्कर्स को भी लगता है कि वो चंडीगढ़ से जो बेस्ट कैंडिडेट हैं जो कि जीत सकते हैं। तो शायद इसलिए उन्होंने अभी दोबारा बीड़ा उठाया है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो। आप देख भी रहे हो कि पिछले 3-4 महीने से वो सुबह उठ के और रात देर तक वो सभाएं भी करते रहते हैं, जनता से मिलते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। बिल्कुल, ये तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ प्रेस नोट वगैरह भी आते रहते हैं। लेकिन इस 4 महीना को छोड़ दें तो उसके पहले वो क्या कर रहे थे? पहले उनकी जिम्मेवारियां और थीं, जैसे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बहुत बड़े वो ओहदे संभाल रहे थे। तो उस वक्त चंडीगढ़ में उनका दखल अंदाजी थोड़ा गलत शब्द है, चंडीगढ़ में उनका जो इंटरेस्ट था वो कम नहीं हुआ कभी। तो वो अपने पार्टी के थ्रू या अपने जो साथी हैं उनके थ्रू वो चंडीगढ़ में काम करते रहे हैं। लेकिन उनका उस वक्त जो फोकस था वो अपनी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो पोस्ट थी उनको संभालने में ज़्यादा रहा है। तो शायद इसलिए उस वक्त उन्होंने सोचा हो कि मैं चंडीगढ़ से इलेक्शन ना लड़ूं। लेकिन परिस्थिति बदलती है राजनीति में, जैसे कहते हैं कि 2 दिन भी बहुत होते हैं सारी परिस्थिति बदलने में। तो आज हालात बदल गए हैं, तो वो आज तैयार है लड़ने के लिए, और हमें उम्मीद है कि वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ से एक मेंबर पार्लियामेंट देंगे चंडीगढ़ से। फिर देंगे 2 साल वो, जैसे इनका कांग्रेस की सीट यहाँ से नहीं जीत पाए। अगर तीसरी बार भी यही परिस्थिति आ जाती है, मतलब आप जो कह रहे हैं मैं आपके साथ सहमत हो सकता हूँ, लेकिन ये भी एक बात है कि एक बार अगर और हम लूज कर जाए सीट को और हमारे पास सेकंड लाइन के लीडर नहीं हो, तो फिर कांग्रेस का भविष्य हम कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो हार जीत है ना, ये होती रहती है। मैं आपको टंडन जी की बात करता हूँ। कार्यकर्ताओं में मायूसी भी है, ये भी बता दूं कि जो जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत ये उन्होंने, लेकिन कार्यकर्ताओं में उस नाम से भी काफ़ी हम देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी मतलब गुस्सा भी है। नहीं, जब हार होगी तो थोड़ी। अच्छा, गुस्सा का कारण ही आपने देखा होगा कि 6 लोग या 7 लोगों ने अप्लाई किया। वो सिर्फ गुस्सा दिखाने के लिए अप्लाई किया है, कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया। 2-3 लोग चुनाव लड़ने के लिए किए होंगे, लेकिन बाद बाकी जो है वो गुस्सा उतारने के लिए। कुछ लोगों ने गुस्सा मार्केट में रह के उतार रहे हैं। बहुत बड़ी पार्टी है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग एक तरह से सोचते हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है, तो कुछ लोग ने हक है अपना मेंबर पार्लियामेंट के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक हार जीत का सवाल है, हार से मायूसी तो कुदरती तौर पे होनी चाहिए। अब मैं टंडन जी की बात करता हूँ। टंडन जी का अगर मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, तो 1991 में ये पहली बार अमृतसर लोकसभा के प्रभारी बने। वो सीट हार गई बीजेपी, रघुनंदन लाल भाटिया कांग्रेस के जीते। उसके बाद 1993 में ये जलंधर लोकसभा सीट के प्रभारी बने, उसमें कांग्रेस के उमराव सिंह जीते। उसके बाद ये शायद 2003 में, काफ़ी देर बाद, राजपुरा सीट के प्रभारी बने, वहाँ पे कांग्रेस के राजखुराना जीते। उसके बाद ये हिमाचल के प्रभारी बने पिछले चुनाव में, तो उसमें भी कांग्रेस जीती
और सुक्खू जी चीफ मिनिस्टर बने और बीजेपी हारी। तो ये देखो ना कितने हार चुके हैं एज ए प्रभारी। लेकिन टंडन जी यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो अध्यक्ष बने तो एमपी का चुनाव भी जीते, उस टाइम जो पंचायत चुनाव थे वो भी जीते, जो मार्केट बोर्ड है वहाँ से भी चुनाव जीते। तो उनका जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो तो बहुत लोग सफल मानते हैं। अच्छा, उन्हीं के कार्यकाल में आपकी कांग्रेस हारी यहाँ से, जब अध्यक्ष थे वो तभी आ रहे ना बस। तो इस चीज़ को भी तो आपको चंडीगढ़ स्तर पे जब हम बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को क्या नकार देंगे आप? इस बात के दो पहलू हैं जी। एक तो जो जीते हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मोदी जी की वेव चल रही थी 2014 में, उनका जो है उत्थान हो रहा था बीजेपी का, मोदी के फिनोमिना का, तो उसका असर सारे देश में हुआ है और ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में हुआ है। साउथ इंडिया में भी बहुत कम जगह पे हुआ है, जो अब कम हो गया है। जैसे 19 के चुनाव में जब बीजेपी की हालत पतली लग रही थी तो मोदी जी ने आके कहा कि आप किरण खेर को वोट नहीं दे रहे हो, आप मुझे वोट दे रहे हो, मुझे वोट दीजिए। मैं घर घर आके चंडीगढ़ में जैसे एक एमपी काम करता है वैसे काम करूँगा। ये चंडीगढ़ के लोगों से उन्होंने वादा किया था, जो आज चंडीगढ़ के लोग ठगा सा महसूस करते हैं। और दूसरा पहलू इसका ये है कि जब आप टंडन के कार्यकाल को देखते हो तो उसमें क्या हुआ। चंडीगढ़ में पार्कों की हालत, सड़कों की हालत, सफाई की हालत, वो लाइन जो इनकी सर्विसेज थी उनका भ्रष्टाचार, और जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, पानी के रेट बढ़ाए गए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए गए हैं, और सिविक जो जितनी भी है जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं उसमें कितना ज़्यादा पतन हुआ है, कितना ज़्यादा चंडीगढ़ नहीं रहा। आज चंडीगढ़ की पुरानी शान बहाल करने की ज़रूरत है, और उसकी शुरुआत टंडन जी जब बीजेपी के प्रेसिडेंट थे तब से हुई है। ना वो एमसी को गाइडेंस दे सके, ना एमसी चुनाव में भी उनके कार्यकाल में, अध्यक्ष कार्यकाल में एमसी चुनाव भी बड़ी जबरदस्त ढंग से जीते थे। नहीं, वो तभी तो मैं कह रहा हूँ दो पहलू जीते हैं वो। जीतने के कई कारण हो सकते हैं, कई पहलू हो सकते हैं, तो अध्यक्ष का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन परफॉर्मेंस क्या है उसके बाद, जो वो जीतने के बाद, इतने भारी बहुमत के बाद जो ये 15 के इलेक्शन वो जीते थे, तो उसमें तो उनकी मेजॉरिटी बहुत थी बीजेपी की, लेकिन उसमें ये परफॉर्मेंस क्या है। चंडीगढ़ बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। वो एक बार तो शायद 66वें रैंक पे आया था सफाई के मामले में, तो इतना। और जो डड्डू माजरा का गार्बेज है वो भी बीजेपी, उस बीजेपी की देन है जिसके प्रधान टंडन जी थे, वहीं से वो शुरू हुआ है सारा काम। तो देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बहुत बड़ा इशू अब बना। जो है, जो चंडीगढ़ शहर का जो मुद्दा होगा, क्योंकि अब किरण खेर नहीं है, अब तो जो किरण खेर के प्रति लोगों में जो गुस्सा रही हो पहले, वो एकदम उस पर अब विराम लग चुका है, जो हम लोग समझ पाते हैं। अब वो गुस्सा समाप्त हो गया कि चलो एक तो चले गए। अब जो मुद्दा होगा, जो मुद्दा कांग्रेस के टाइम से है, वो भी मुद्दा अब सामने आएगा कि ये रह ही गया है। इन मुद्दों को देखते हुए अभी भी आपको लगता है कि सबसे कांग्रेस का जो मजबूत कैंडिडेट है वो पवन कुमार बंसल होंगे? पहले आपने कहा है, मैं आपको ध्यान दिला दूं कि पहले आपने कहा कि अब उस परिस्थिति में भी बंसल जी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। नहीं, कैंडिडेट सारे मजबूत हैं, किसी को भी टिकट दे दो टंडन को हरा देंगे, बीजेपी को हरा देंगे यहाँ से। लेकिन अगर ज़्यादा वोट से आप उनको हराना चाहते हो तो मुझे लगता है कि बंसल जी इसमें ज़्यादा कामयाब होंगे। बाकी तीनों कैंडिडेट में किसी को भी मिल जाए, भाजपा को हरा दिया जाएगा। चंडीगढ़ में ये सीट जो है वो कांग्रेस की है। एक नाम आपने छोड़ दिया कहें, जिसका इशारा किया आपने, मनीष बंसल के तौर पे। नहीं, वो तो टिकट के दावेदार नहीं है। वो आपने मेरी बात पकड़ ली, उदाहरण मेरा पकड़ लिया। वो टिकट के दावेदार नहीं है। वो टिकट उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, नहीं तो कर देते वो अप्लाई। अगर वो ज़रूरत, वो तो उनकी मर्जी है ना, अप्लाई करना चाहते तो कर देते, उसमें क्या। बस एक चीज़ हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि 3 प्रधान, पहले बीबी बल साहब, अब आपको पता है कि वो तो अब तो नहीं रहे, और जब थे तब भी नहीं रहे, बाहर चले गए थे। उनकी प्रेसिडेंट की स्थिति आप देख लीजिए। कहता है कि पार्टी को चलाते चलाते उन्होंने अभी बहुत चीज़ बेच खोज करके चलाया है। छाबड़ा जी चलाने लग गए तो उनको भी मकान बेचना पड़ा, कॉर्नर का ही मकान था उनका।
भी बेच गए, चावला जी बेच के चले गए, और भगवान ना करे कि एचएस लक्की का भी कॉर्नर का ही प्लॉट है। तो इसमें क्या देखते हैं कि क्या ऐसी स्थिति आ जाती है कि मकान बेचना पड़ जाए? ऐसा है ही, ऐसा और ही ऐसा है। देखिए, लेकिन जो कुछ लोग हैं जिसने कुछ नहीं बेचा वो सत्ता में आ जाता है। देखिए, मतलब आप जो देश में ऑपोजिशन पार्टियां माहौल बना रही हैं कांग्रेस के बारे में गलत, आपका सवाल जो है ना वो उसका जवाब है। आज के जो नेता हैं वो ख़ास तौर पे कांग्रेस के, वो अपने घर से पैसा लगा के पार्टी को चला रहे हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। बीच में एक आधा नेता कोई खराब हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, भ्रष्ट लोग सब जगह मौजूद हैं। लेकिन आपने मेरे को 4-5 उदाहरण दिए कि 4-5 लोग पार्टी को चलाते हैं और वो कहीं से उनको पैसा बाहर से नहीं आता है और वो अपने रिसोर्सेज से पैसा लगाते हैं, और यहाँ तक कि उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी कभी ज़ाया हो जाती हैं। तो ये बात मान रहे हैं ये आपकी बात लेकिन बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ का कोई नुकसान हुआ है तो वो इस बात को बताता है कि कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेता वो भ्रष्टाचार में यकीन नहीं करते। वो जेन्युइनली पार्टी चलाने के लिए वो अपना जेन्युइन तरीकों से पैसा इकट्ठा करते हैं। ऐसे हैं जो कि पार्टी में जो भी रहते होंगे, पहले रहे होंगे, लेकिन जब वो आ जाते हैं सत्ता में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन जाती हैं। आखिरकार प्रधान ने वो कौन सी गलती करी जो उनके तो मकान बिक जाए, लेकिन और जो सत्ता में आ जाएं वो उनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए? एक तो ये। दूसरी बात कि कांग्रेस के दफ्तर में सालों साल आपके मंत्री रहे, सत्ता में रहे इस कांग्रेस, आपको याद है कि कितने मंत्री आपके कांग्रेस भवन में आए सत्ता के दौरान और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई? थोड़ा सा दबाव डाल करके कि कितने लोग, कितने मंत्री आए आपके? नहीं, जहाँ तक, क्योंकि भाजपा में मैं देखता हूँ कि जब भी कोई मंत्री आता है तो उस दफ्तर में जाता है और वहीं से बैठ के मीटिंग करता है कार्यकर्ताओं के साथ। ये कांग्रेस दफ्तर में हमने कभी नहीं देखा, जो हमें होश में अभी तक, या लोगों को भी जो बड़े बुजुर्ग हो गए वो भी यही करते हैं। अभी तो हमारे केंद्र में मंत्री नहीं है। नहीं, जब थे, जब आएंगे, जब अब आगे के लिए जब आएंगे तो ज़रूर आएंगे। और अभी हमारे जो इंचार्ज हैं अपने शुक्ला जी, वो कई बार आ चुके हैं कांग्रेस भवन में। और अभी सुक्खू जी भी, सत्ता खो जाने के बाद, अभी सुक्खू जी भी हमारे कांग्रेस भवन में, सत्ता के खो जाने के बाद, सुक्खू जी तो सत्ता में आज, तो सुक्खू जी भी अभी कांग्रेस भवन में आए थे। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो 2 बार ज़्यादा आ गए, हमारे 2 बार कम आ गए, पर ऐसा नहीं है। नहीं, ज़्यादा कम नहीं। हाँ, कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस में हम तो कह रहे हैं कि भाई एक भी मंत्री जो केंद्र में सत्ता रही है आपकी, और कोई मंत्री कांग्रेस भवन में आकर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग लेकर के उसको उत्साहित करता हो, प्रोत्साहित करता हो? नहीं, कुछ याद एक बार? आपकी बात ठीक है, मतलब हर पार्टी का काम करने का अपना तरीका रहता है। पार्टी में भी ये आवाज़ बहुत उठती है कि जो ग्रास रूट लेवल पे वर्कर हैं, जो काम करते हैं, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं ये तो मेरे बब्बर शेर हैं, तो उनको जब सत्ता आ जाती है तो उनके ऊपर भी तरजीह देनी चाहिए। इस बात से तो मैं सहमत हूँ। हाँ, वो तरजीह अगर कभी कम दी गई है, कार्यकर्ताओं को जो पिलर है एक पार्टी का, तो वो देनी चाहिए। आपकी बात ठीक है। रुकते भी हैं वहाँ पे। हर पार्टी का ना काम करने का अलग से तरीका रहता है। जो भाजपा है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, अब इनके 2 काम हैं। एक तो इनको जो पॉलिटिकल काम है, वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं तो भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए उनको काम करना पड़ता है। दूसरे, वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी देश के प्रति, प्रशासन के प्रति, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जिम्मेवारी है। तो कांग्रेस में जो है, जब नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं जब नेता, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, देश को चलाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये बीजेपी के जो नेता हैं, ये तो 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो उससे देश की जो गवर्नेंस है ना, उसका नुकसान रहता है, उसका नुकसान होता है। तो लेकिन हर चीज़ के 2 पहलू हैं। आपकी बात से मैं फिर भी सहमत है। अगर वो कम समय निकाल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, देश को चलाने में, गवर्नेंस में हमारे मंत्री ज़्यादा ध्यान देते हैं कांग्रेस के, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि उनको वर्कर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स तो कांग्रेस के वर्कर और जो है मिडिल लेवल, लोअर लेवल और लीडर्स जो हैं, वो रीढ़ की हड्डियाँ पार्टी की, उसके बगैर तो कभी कुछ नहीं होगा ना। तो कुल मिलाकर के जो हमारी राजीव शर्मा जी से बात हुई, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, और इन्होंने कहा कि 10 साल में चंडीगढ़ शहर के लोग परेशान हो गए और इसी वजह से
किरण खेर की इस बार टिकट कट गई है। इनके व्यक्तिगत राय में पवन बंसल कांग्रेस के सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि असफल होने के कारण किरण खेर को टिकट नहीं मिली। बंसल जी भी 2 बार हार चुके हैं। इसके अलावा और भी कई मसले हैं जो कांग्रेस के ज़माने से ही ये सारे मसले आ रहे हैं। इन सब को देखते हुए कांग्रेस का फैसला कैंडिडेट को लेकर के क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। और राजीव शर्मा जी ने बहुत चीज़ों को स्वीकार किया है और बहुत चीज़ों का जो जवाब है वो बेबाकी से दिया है। चाहे इसमें किसी को गुस्सा लगे, वैसे हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा की खोज तो जरूर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।